अलाउंसेस क्या होते हैं और पर प्रेजेंट बेनिफिट्स, ये 3 किस्म के बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस किए थर्ड है प्रोविडेंट फंड और फोर्थ है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। खैर ये तो टर्मिनल बेनिफिट्स में नहीं आते, इसमें एक जो है वो टर्मिनल बेनिफिट्स में आता है, वो है गोल्डन हैंडशेक। जी, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। तो पेंशन क्या है? पेंशन उस अमाउंट को कहते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट जो पीरियोडिकल पेमेंट होती है। आपने देखा होगा कि जब कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद जब तक वो जिंदा होते हैं तो उनको पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट मिलती रहती है, लमसम अमाउंट भी मिलती है, एक पर मंथ रिटायरमेंट के बाद पर मंथ। जब वो बंदा फोत हो जाता है तो उसके बाद उसकी बेगम को, बीवी को, अगर वो जिंदा है तो उसको मिलता है। जब बीवी मर जाती है तो फिर उसके बाद बच्चों को नहीं मिलता, इसको हम कहते हैं पेंशन। ठीक है, पेंशन का नॉर्मल रूल है कि ये एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नो टैक्स ट्रीटमेंट। कोई भी पाकिस्तान में पेंशन रिसीव कर रहा हो आफ्टर रिटायरमेंट, जो पर मंथ पेमेंट होती है, उस पे किसी भी किस्म का टैक्स नहीं होता, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब ये एग्जेम्प्ट है तो इसके दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बन जाएंगे? नॉर्मल रूल क्या है? एग्जेम्प्ट। तो एक्सेप्शन क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। इन दो केसेस में टैक्सेबल होगा, लेकिन दोनों केसेस में एक कंडीशन दोनों के लिए, दोनों के साथ ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? लोग कहता है अगर किसी बंदे की एज 60 साल हो या 60 साल से कम हो। कितनी हो? 60 साल या 60 साल से कम हो, दो कंडीशन है, उसमें फिर पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसकी एज 60 साल या 60 साल से कम हो। उसमें पहली कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन रिटायर हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन से और री एम्प्लॉय हो जाए, दोबारा री एम्प्लॉय हो जाए इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आर्मी से रिटायर हो जाए और एटॉमिक एनर्जी में जॉब शुरू कर दे, तो एटॉमिक एनर्जी और आर्मी ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट है। ठीक है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम ऑर्गेनाइजेशन समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, समझिएगा, मिस्टर ए है, वो रिटायर हो गए, ठीक है, और उसको पेंशन मिल रही है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, और उसकी एज है फॉर एग्जांपल 55 ईयर्स। ठीक है, और अब वो दोबारा री एम्प्लॉय हो गया जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो रिटायर हुआ था, सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, तो लोग कहता है अब ये जो पेंशन है 1 लाख पर मंथ, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर उसकी एज क्या हो ये लाजमी देखना है। अगर उसकी ये दो कंडीशन है, पहले कंडीशन में दो कंडीशन, ये तो दोनों के साथ होगा, एज 60 साल से
कम हो और उसी ऑर्गेनाइजेशन में या उसके एसोसिएट में री एम्प्लॉय हो जाए, तो फिर जो पेंशन मिल रहा है, दोबारा एम्प्लॉय हो गए ना, अब सैलरी भी मिलेगी, वो तो टैक्सेबल होगी, वो तो नॉर्मल जो हम पढ़ के आ रहे थे कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो पेंशन मिल रहा है पिछले एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से, जो पिछले से रिटायर होके अभी पेंशन मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। दो कंडीशन पूरे करने हैं, एक एज वाली और एक सेम ऑर्गेनाइजेशन री एम्प्लॉय। सेकंड या फिर और है दूसरे, इस केस में भी पेंशन टैक्सेबल होगी अगर कोई बंदा 2 पेंशन रिसीव कर रहा। कितने पेंशन रिसीव कर रहा? 2। तो फिर हायर जो है वो एग्जेम्प्ट होगी और जो लोअर है वो टैक्सेबल होगी। हायर इज एग्जेम्प्ट, ये लिख ले या फिर इस तरह लिख ले, लोअर इज टैक्सेबल, दोनों सेम बात है। फिर पेंशन में जो ज्यादा अमाउंट होगा उस पे टैक्स नहीं होगा, जो ज्यादा अमाउंट वाला पेंशन होगा उस पे टैक्स नहीं होगा जो पर मंथ मिल रहा है। जो कम अमाउंट वाला पेंशन होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन कंडीशन ये देखना है कि उसकी एज अभी 60 साल या 60 साल से कम हो तो फिर टैक्सेबल होगा। अगर एज 60 साल से बढ़ जाए फिर 10 पेंशन मिले, 10 बार नौकरी कर ले, 100 पेंशन मिले, जितने भी मिले, फिर एग्जेम्प्ट है सारा। अगर एज कितने से बढ़ गई? 60 साल से। अगर 60 साल या 60 साल से कम है तो ये दो चीजें हो तो फिर पेंशन टैक्सेबल हो जाती है। पहले कंडीशन क्या है कि री एम्प्लॉय हो जाए सेम, या फिर अभी 2 जॉब से 2 एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप उसके खत्म हो गए, रिटायर हो गए, 2 पेंशन मिल रहे लेकिन एज अब भी 60 साल से कम, तो फिर दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर जी। इसके बाद है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या फिर ग्रेजुटी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या ग्रेजुटी क्या होती है? ये लमसम अमाउंट को कहते हैं। जो रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट नहीं मिलती एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको क्या कहते हैं? लमसम अमाउंट। अच्छा, इसके कुछ कैटेगरीज है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल जाए, किन को मिल जाए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स मिल रही है, टर्मिनल बेनिफिट्स है, किससे मिल रही है? एम्प्लॉयर से। तो हम ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है, ये बाय नेम आपको बताएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड से मिले, ठीक है, तो फिर भी ये एग्जेम्प्ट होगा टोटली एग्जेम्प्ट। फिर भी अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड से मिले फिर भी टोटली एग्जेम्प्ट। अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी स्कीम से मिले, अच्छा इन दोनों में फर्क समझिएगा। ये जो अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड होता है इसका अप्रूवल लेना पड़ता है कमिश्नर से, आई थिंक, और इसका अप्रूवल लेना पड़ता है एफबीआर से। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे आप कहेंगे एफबीआर और कमिश्नर, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सब इदारों का बाप है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और ये एक डिजिग्नेशन है, ये लोकल होता है, उसी क्या कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन में होता है। जो टैक्स पेयर है वो हर एक इलाके का अपना अपना कमिश्नर होता है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी स्कीम से मिले तो लोग कहता है अगर ये अमाउंट मिले 3 लाख तक तो फिर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, और अगर 3 लाख से बढ़ जाए तो फिर टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दे, इसकी एग्जांपल समझिएगा। वो कहे कि अप्रूव्ड ग्रेजुटी स्कीम से मिला है 2 लाख रुपए, तो फिर क्या होगा? टोटली एग्जेम्प्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर आपको कहे कि अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड स्कीम से मिला है 5 लाख, तो फिर आप क्या करोगे? सेम वही मेडिकल अलाउंस, एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी है? 3 लाख, तो 3 लाख लेस कर दोगे, कितना बचा? जितना एग्जेम्प्ट है इस पे टैक्स नहीं है, 3 लाख पे टैक्स नहीं है, 3 लाख से जो ऊपर मिला है वो कितना है? 2 लाख, तो 2 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। एग्जांपल्स है इसके ऊपर। अगला है कि अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या स्कीम से मिले। अनअप्रूव्ड फंड हो, स्कीम हो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कोई भी हो, तो ये एग्जेम्प्ट होता है अप टू
एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ, इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। कौन कौन से में लोअर अमाउंट? एक है 50% ऑफ द अमाउंट, और दूसरा है ₹75,000। इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा 50% ऑफ द अमाउंट या फिर 75, जो कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं, आपको थोड़ी सी इसमें समझ आएगी। ये रूल है जी। एग्जांपल नंबर 12 देखिएगा। रिक्वायरमेंट पर कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2x15। मिस्टर जुल्फिकार, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव मिर्जा पेट्रोलियम लिमिटेड, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च आफ्टर कंप्लीशन, अंडरलाइन करें 31 मार्च को, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, अंडरलाइन करें। After completion of 19 years of dedicated services, the details of Mr. Zulfikar's income for the year ended 30 June are given below। हमारा टेक 2x15 की बात कर रहा है, ठीक है। केस की जो है वो आपको गिवन है। इनकम फ्रॉम एमपीएल, मंथली रिम्यूनरेशन थी, बेसिक सैलरी इतनी थी, मेडिकल अलाउंस इतना था। He is receiving pension amounting to ₹50,000 per month from the date of his retirement। जब से रिटायर हुआ है उस दिन से मिल रहे हैं 50,000। He is also receiving pension amounting to ₹12,000 per month from a multinational company where he worked from 1975 to 1990। अच्छा, इसमें दो एजम्पशन हम ले रहे हैं। पहला एजम्पशन तो यह है कि रीएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्या होगी? रीएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक एजम्पशन हमारी ये है कि री एम्प्लॉय हो गया, पेंशन जो पहले वाला था ये उसके ऊपर एग्जांपल है। री एम्प्लॉय हो गया, सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, ठीक है। हम समझते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लिखा नहीं है, हम एज्यूम करते हैं कि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है। और थर्ड एजम्पशन हम ये ले लेते हैं कि उसकी एज अभी 60 साल से कम है। उसकी एज क्या है? 60 साल से कम है। तीन एजम्पशन लेने हैं। कौन कौन से? एक ये एजम्पशन हो गया कि उसकी एज 60 साल से कम है। दूसरा कि उस एक जगह से रिटायर हुआ, सॉरी, दो पेंशन मिल रहे हैं, वो तो उसमें तो सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दो पेंशन मिल रहे हैं। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि उसकी एज कितनी है? 60 साल से कम है। तो हम बना लेंगे मिस्टर जुल्फिकार, ठीक है। रेजिडेंट होगा, सैलरीड होगा, वो आप फाइंड करेंगे, सैलरीड और नॉन सैलरीड रेट्स। टैक्स ईयर 2x15। हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक हो गया जी। तो हम क्या फाइंड करेंगे? पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम वर्किंग में फाइंड करेंगे, वर्किंग वन में, इनकम फ्रॉम सैलरी जी, तो बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी कितनी है पर मंथ? वो है 280,000 जी। मैंने आपको कहा था 31 मार्च को अंडरलाइन करें। कब रिटायर हो रहा है? हमारे टैक्स ईयर 31 मार्च, तो 31 मार्च तक आप काउंट करें कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स उसने जॉब की है, लास्ट 3 मंथ्स में वो रिटायर हो चुका था। तो 280,000 मल्टीप्लाई बाई 252 मिलियन, ये आ जाएगी टैक्स ईयर 2015 की, क्योंकि टैक्स ईयर 2015 में उसने कितने मंथ्स की सैलरी रिसीव की है? 9 मंथ्स की। और 31 मार्च को वो रिटायर हो गया था, उसके बाद तो उसको सैलरी मिलनी नहीं थी। इसी तरह मेडिकल अलाउंस है, पर मंथ कितना है? वो है मेडिकल अलाउंस 45,000 पर मंथ। तो 9 मंथ्स का कितना बना? 9 मंथ्स का बना ये 405,000, ठीक हो गया। अब ये मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होती है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 10% बेसिक सैलरी का ले ले 2.52 मिलियन का, ठीक है। तो कितना आया? 252,000। 252,000 405,000 में लेस कर दे तो कितना बचा? 153,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाए, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं जी।
अगला है पेंशन। पेंशन हमने कहा था कि अगर 2 पेंशन मिले तो लोअर टैक्सेबल होगा। हम एज्यूम करें कि इसकी एज 60 साल से कम है तो लोअर हम टैक्सेबल कर लेंगे जी। लोअर आप जी अभी कब रिटायर हुआ? मार्च में, तो कितने महीनों की पेंशन मिली होगी? मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीनों की। तो 50,000 मिल रहा है, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना है? 150,000। या फिर आज पिछले कंपनी से जो रिटायर हुआ तो उससे कितना पेंशन मिल रहा है? 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाई वो कितने महीनों का मिला है? वो पूरे साल का मिला होगा। अच्छा, इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। दोनों में लोअर कौन सा है? 144,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? टैक्सेबल सैलरी इनकम वर्किंग वन से आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी इनकम 2,817,000। ठीक है, और यही आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी क्योंकि कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर इधर 3 आना चाहिए। रीजन कि डबल, यहां तक तो सिंगल पेंशन मिल रहा था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है जब 2 पेंशन मिले तो दूसरा पेंशन कब से स्टार्ट हुआ? वो तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ। तो उसको 3 महीने 2 पेंशन मिले हैं, पहले 9 महीने तो उसको सिंगल पेंशन मिला है। तो ये दोनों ठीक है। अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी ठीक है, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी और सीनियर टीचर्स है वो कहते हैं भाई हमने टैक्स ईयर के आखिर में देखना है कि इसको कितने पेंशन मिल रहे हैं। तो उनकी assumption ये है कि जो पहले वाला पेंशन है वो हम पूरे साल का लेंगे, जो दूसरे वाला पेंशन है वो जब से स्टार्ट हुआ है अप्रैल से स्टार्ट हुआ है वो हम इसलिए 3 मंथ्स का लेंगे। तो ये था एग्जांपल नंबर 12 जी। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। रिक्वायरमेंट है Mr. Han is employed in XYZ company. His basic salary is rupees 40,000 per month. In tax year 2016, he resigned on March 31st, 2016. Underline करें, कब resign करें? 31st March 2016 को. And received rupees 3,000 from gratuity scheme approved by FBR. मैंने क्या कहा था? स्कीम कहां से अप्रूवल लेनी पड़ती है? FBR से. And rupees 2 lakh commutation of pension unapproved. 2 लाख कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव किया है अनअप्रूव्ड, और अप्रूव्ड ग्रेजुटी स्कीम से कितना रिसीव किया है? 3,70,000। हम देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग में बेसिक सैलरी है 14,000, 9 मंथ्स की मिली है 360,000 आ जाएगा। अप्रूव्ड ग्रेजुटी स्कीम से 370 मिला है। हमने क्या पढ़ा अभी कि एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 3 लाख, तो 370 में से 3 लाख लेस करोगे कितना बन जाएगा? 70,000। 70,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट। कितना अमाउंट मिला है? 2 लाख। तो 2 लाख का 50% कितना बनता है? 1 लाख। तो 1 लाख या फिर 75,000, दोनों में लोअर कौन सा है? 75,000। तो 2 लाख में 75,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 125,000 वो इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 14 भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छा एक और बात, कुछ बच्चे जो है इस तरह एग्जांपल पढ़ते हैं जैसे मैंने पढ़ दिया। अगर इस तरह पढ़ोगे ना तो ये मेरी बात याद रखे, ज्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन टैक्स आपके काबू से निकल जाएगा। फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये सर क्या कर रहे हैं। ये जो एग्जांपल्स है ये बराए मेहरबानी, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व किया, आपने 1 बाय 1 एक एक एग्जांपल, यही चीजें इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप सारी चीजों को, तो एक तो आपको प्रेजेंटेशन का पता चलता है, एक तो लिखने के साथ सॉल्व करने के साथ आपको रूल्स याद होते रहते हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये जो एग्जांपल्स है ना, इससे कम से कम 30% आपका पेपर होगा। ये मैं आपको बता दूं, यही चीजें न्यूमेरिकल मिनिमम, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल कम से कम 30 मार्क्स। तो उधर जाके अगर आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो उधर जाके आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी ये चीजें जो है रीडिंग नहीं करनी, ये नोटबुक उठा के पेन उठा के ये अपने नोटबुक पे सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको एक बात बता दूं कि जब हमारे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे
तो ये सारे एग्जांपल्स में 1 बाय 1 आपके नोटबुक पे चेक करूंगा। ऐसे नहीं होगा, अगर आप ऐसे रीडिंग करोगे तो आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।